आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसका जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, उसका हल करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आप देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। जबकि इस वीडियो में हम सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल का जवाब देंगे, उसको हल करेंगे। यदि आप हिस्ट्री को रटना नहीं चाहते बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। चूंकि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव उठाया है, क्योंकि इसको पढ़ाने के टाइम में या हल करने के टाइम में क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों आपको ऐसे भी पता चल जाएंगी। तो जो रिक्त स्थान भरने वाले हैं या जो मिलान करने वाले हैं, उसमें से कुछ सवालें जो है अपने आप जो है आपसे बन जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुना है और उसको हम देखते हैं, उसको हम हल करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिया हुआ है कि इतिहास की अध्ययन से हमें किन तरीकों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास में असल हम करते क्या है, इतिहास में हम अपने अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत क्या होता है, तो बीते हुए समय का हम अध्ययन करते हैं। इतिहास में सामान्यतः बीते हुए समय का हम अध्ययन करते हैं। किनके बीते हुए समय का, तो सामान्यतः जो है हम अपने समाज के बीते हुए समय का या अपना जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिस राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, उसके बीते हुए समय का अध्ययन जो है हम करते हैं। तो देखते हैं क्या अध्ययन करते हैं। तो असल में हम अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। अतीत के बारे में, किसके अतीत के बारे में, तो हमारा देश जो है भारत एवं विश्व दोनों के संबंध के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अतीत क्या होता है, तो अतीत जो है हमारा बीता हुआ समय होता है, बीता हुआ समय होता है। तो इतिहास के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो बीते हुए समय में भारत और विश्व के संबंध में जो भी चीज घटित हुई है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो हम तत्कालिक समय के राजाओं और महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के यानी कि भारत एवं विश्व के जो समय बीत गया है, उस समय के जो है सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं का या आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारा चीज है, इन सारी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। उस समय की जो प्रजा है, जनता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा कृषि जो है, कृषि से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसका पता करते हैं। व्यापार से संबंधित जानकारी जो होती है उसको हम पता करते हैं। तकनीक के बारे में, उसके बारे में, औषधि विज्ञान, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भी चीज़ हमारे साथ घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है इतिहास में भी घटित हुई हैं। उन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम एक विषय के अंतर्गत, जो विषय इतिहास कहलाता है, उसके अंतर्गत जो है हम अध्ययन करते हैं। राजाओं महाराजाओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जनता के बारे में, कृषि, व्यापार, तकनीक, औषधि विज्ञान, इन सारे चीज़ों के बारे में जो है हम अपना जानकारी इकट्ठा करते हैं। वो चीज़ जो है जिस विषय के अंतर्गत हम ये तैयारी करते हैं वो इतिहास कहलाता है। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि पुरातत्व किसे कहते हैं। सिंपल सा सवाल है कि पुरातत्व किसे कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि जब हम इतिहास का अध्ययन करने जाते हैं तो सामान्यतः 3 तरीके के चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। उनमें से एक चीज़ जो है पुरातत्व कहलाता है। 2 चीज़ें क्या हैं, तो इतिहास में लिखी हुई जो भी किताबें हैं, जो पांडुलिपि कहलाती है, उसके माध्यम से जो है हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है राजाओं महाराजाओं, रानियों और उनके मंत्रियों के द्वारा क्या होता है, किसी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या किसी धातु के चादर पे कोई चीज़ जो है उत्कीर्ण करते हुए उस पर जो खोद कर लिखा जाता है, उस तरीके के चीज़ पे के माध्यम से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो चीज़ अभिलेख कहलाता है। और तीसरा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं कि बराबर इम्पोर्टेंट का है, वो चीज़ है पुरातत्व। इसके माध्यम से भी हम जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातत्व क्या है,
तो पुरातत्व जो है खुदाई में प्राप्त होने वाले वो सारे चीज जो मानवों के द्वारा अतीत में बीते हुए समय में इस्तेमाल किया गया है, और वो सारी चीजें जब प्राप्त होती हैं तो उन्हें हम पुरातत्व कहते हैं। फिर एक बार आपको याद कराएं, ध्यान दिलाएं कि पुरातत्व क्या है, कि हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमसे पहले जो मानव यहाँ पे रहे हैं उनके द्वारा जो भी चीजें बनाई गई हैं और जिनका इस्तेमाल किया गया है और जमीन के अंदर जो है दफन हो गया है या धंस गया है, किसी भी तरीके से खुदाई के बाद जब वो सारी चीजें बाहर निकाली जाती हैं इतिहास पढ़ने के नजरिए से, उसको उद्देश्य में रखते हुए, तो वो सारी चीजें जो हैं पुरातत्व कहलाती हैं। पुरातत्व कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पुरातत्व के एग्जाम्पल क्या है। पुरातत्व क्या है? वह सारी चीजें हैं जो मानव द्वारा अतीत में इस्तेमाल किया गया है, मानव द्वारा अतीत में बनाया गया है और इस्तेमाल किया गया, प्रयोग में लाया गया है। वो सारी चीजें जब हमको प्राप्त होती हैं तो वो पुरातत्व कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि भवन यानी कि मकानें, वो मकानें जिस ईंट से बनी है वो भी बहुत सारी जानकारी हमको देती हैं। और क्या हो सकता है? तो और औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, चित्र, इस तरीके की जो भी चीजें हैं जो हमको खुदाई से मिलती है, हम कह सकते हैं मृद भांड यानी कि मिट्टी का बना हुआ बर्तन। तो जो भी चीजें हमको प्राप्त होंगी अपने बारे में कोई ना कोई चीज जो है वो इतिहास के बारे में जानकारी देंगी। तो पुरातत्व क्या है वो समझ गए। ये सारी चीजें जो इतिहास में मानव के द्वारा इस्तेमाल किया गया, जो भवन बना है, तो भवन के बारे में कैसे इतिहास सीख सकते हैं कि किस तकनीक से बनाया गया है। भवन बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया गया, पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। अगर ईंट का इस्तेमाल किया गया है तो पकाया हुआ ईंट है या कच्चा ईंट है। उसी तरीके से औजार, बर्तन, आभूषण सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी हम पूरा कर चुके हैं। अब जो तीसरा सवाल ये है कि इतिहास के अध्ययन से अतीत के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ हमको मिलती है। ये क्वेश्चन जो है लगभग जो है पहला जो क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है, फिर भी इसको हम देखते हैं अलग नज़रिए से, फिर हम इसको अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, हम राजाओं महाराजाओं के बारे में जानते हैं, अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में जानते हैं, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं, और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अतीत में हमारे साथ, हमारे देश एवं विश्व के साथ जो चीज़ें घटित हुई हैं उसके बारे में जानते हैं। अब उसी से मिलता जुलता सवाल ये भी है, यानी कि अतीत के बारे में कौन सी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतीत के बारे में हमें किन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हम सबसे पहले कहेंगे आखेटकों के बारे में जानकारी मिलती है, आखेटकों के बारे में। दूसरा कह सकते हैं कि पशुपालकों के बारे में भी जानकारी हमको मिलती है। हम कह सकते हैं कि कृषकों के बारे में भी जानकारी हमको मिलती है। राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सामान्य जनता के बारे में हमको जानकारी मिलती है। व्यापारियों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। शिल्पकार जो थे उनके बारे में, यानी कि शिल्प के बारे में। औषधियों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनके बारे में हमको इतिहास में जानकारी मिलती है, जो आखेटक होंगे, पशुपालक, कृषक, राजाओं, जनता, औषधियों, शिल्पकार, व्यापारियों, इन सारे के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। हम कह सकते हैं कि पुरोहितों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो इतना चीज़ जो है इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ तक कि हमको और भी कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है कि बच्चे जो हैं, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से गीत गाते थे,
कौन से जो नाटक देखते थे, किस तरीके की कहानियां सुनते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में और भी बहुत सारे तरह की जानकारी मिलेगी। जैसे हम देख सकते हैं इनमें देखें अगर, तो अगर हमको कृषकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके बारे में कौन सी जानकारी मिलेगी कि कृषक जो है हल जोतने के लिए कौन से चीज़ का इस्तेमाल करते थे, कौन से अनाज बोते थे, कौन से टाइम में जो है किस तरीके की खेती होती थी, मिश्रित खेती होती थी या गहन कृषि होती थी, किस तरीके का फसल बोया जाता था, कौन कौन जो है फसल बोया जाता था, अनाज में जो है कौन कौन फसल बोया जाता था, सिंचाई की व्यवस्था कैसे होती थी। यानी कि इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। जैसे हम अगर कहें राजाओं के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो राजाओं के बारे में उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी जगह पे विजय प्राप्त की, कहाँ जो है पराजय प्राप्त की, उनके दरबार में कौन से लेखक, कवि और गीतकार रहते थे। तो इतनी सारी जानकारियाँ जो है अतीत के बारे में हमको मिल सकती हैं। तो अब तक हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। यदि आपको लगता है कि मैंने बेहतर तरीके से समझाया है या जो है कुछ अलग है और क्लास से कुछ अलग है, या आपको ये लगता है कि यहाँ पे याद कराने वाला चीज़ नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ हमको समझने को मिल रहा है जो याद करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए भी ये जिम्मेदारी है कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अब जो है हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे नज़र में इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको भी जरूरी है कि इसको ध्यान से सुने। ये आपके लिए एक बेहतर कंसेप्ट जो है क्रिएट करेगा, बेहतर कंसेप्ट बनाएगा। सवाल क्या है कि अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाए। यानी कि इतिहास के बारे में जिन जिन चीज़ों से हम सीख सकते हैं उसका एक सूची बनाने के लिए आपसे कह रहा है। तो सबसे पहले अगर आपसे ही सवाल किया जाए कि इतिहास पढ़ने के लिए आप जो है सबसे पहले कौन सा चीज़ प्रेफर करेंगे। सामान्यतः जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि इतिहास पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किताबें अध्ययन करेंगे। वो किताबें जो अतीत में या से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 2000 साल पहले लिखी गई हैं, क्योंकि हाथ से लिखी गई हैं इसलिए ये क्या कहलाती हैं, ये पांडुलिपि कहलाती हैं। हाथ से लिखे जाने के कारण जो है ये किताबें जो है पांडुलिपि कहलाती हैं। तो सूची के माध्यम से एक सूची हम इसका बता दें किताब से, तो किताबों के माध्यम से सामान्यतः हम जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा स्रोत जो है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, अभिलेख। अभिलेखों के माध्यम से जो है हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सवाल है कि अभिलेख है क्या, तो कठोर सतहों पर आज से अतीत में राजाओं महाराजाओं के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, उनके रानियों के द्वारा या पुजारियों के द्वारा मंदिरों के दीवारों पर, यानी कि कठोर सतहों पर उसको उसमें जो है उत्कीर्ण किया जाता है, खोद कर जब उसको लिखा जाता है तो वो अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अभिलेख क्या होता है, तो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके जब लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अभिलेख जो है 2 तरीके का हो सकता है, एक पत्थरों को खोद कर लिखा जाए और दूसरा जो है धातुओं पर खोद कर लिखा जाए, दोनों कठोर सतह है। यानी अभिलेख क्या है कि कठोर सतहों पर जब लिखा जाता है खोद कर तो वह चीज़ जो है अभिलेख कहलाता है। उसके माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। बहुत सारे मंदिरों के दीवारों पर जो है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे पत्थरों पर जो है राजाओं महाराजाओं के द्वारा कोई ना कोई अभिलेख लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक अभिलेख का जिक्र करते हैं कि अफगानिस्तान के एक प्रांत है कंधार, वहाँ पे एक अभिलेख मिला है, पत्थरों पर गुदा हुआ अभिलेख मिला है। और ये अभिलेख किसका है, तो महान
सम्राट अशोक का लिखवाया हुआ, महान सम्राट अशोक का लिखवाया हुआ वो अभिलेख है। उस अभिलेख में जो है यूनानी और अरामेइक दो लैंग्वेजों में उस अभिलेख में लिखाया गया है, दो लिपियों में उसको लिखा गया। लिपि क्या होता है कि जब भी हम भाषा बोलते हैं तो उस भाषा को जिस चिन्ह पद्धति से हम लिखते हैं वो अभिलेख कहलाता है। जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरीके से यूनानी और अरामेइक जो है लिपि है, इसमें लिखा गया है। यह अभिलेख जो है कब का है, तो लगभग 2250 साल पहले का है। 2250 साल पहले का है, क्योंकि अशोक सम्राट भी जो है उतने समय पहले का है। तो इस तरीके का, और ये अभिलेख और कैसे मिलते हैं, तो ये संस्कृत में भी लिखा हो सकता है, बहुत सारे मिले हैं संस्कृत में लिखे हुए भी, तमिल में लिखा हो सकता है, प्राकृत जो भाषा है उसमें लिखा हो सकता है, यानी कि भाषा कुछ भी हो सकता है। तो दो चीज़ों से, किताबों से यानी कि पांडुलिपियों से और अभिलेखों से जो है हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा जो है अभी हम उसके बारे में पढ़े हैं, इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं बताते हैं। पुरातत्व, पुरातत्व से जो भी क्या मिलता है हमको जो है उसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। पुरातत्व अभी मैंने आपको बताया कि पुरातत्व क्या होते हैं, वे सारे सामान होते हैं जो अतीत में मानवों के द्वारा बनाए गए हैं और उसका इस्तेमाल किया गया है। अब जो है मानव जो है खुदाई करने के पश्चात जब वो सारे सामान प्राप्त होते हैं तो वो हमारे लिए पुरातत्व कहलाते हैं। तो पुरातत्व में क्या हो सकते हैं, भवन हो सकता है, उससे किन चीज़ों से बना है, ईंट से बना है या पत्थर से बना है, ये पुरातत्व हो सकते हैं। औजार हो सकता है, हथियार हो सकता है, आभूषण हो सकता है, बर्तन हो सकता है, चित्रकारी वगैरह हो सकता है, मृद भांड हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा था कि आप क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए, जिसके माध्यम से क्या हो, आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिले। तो अगर सूची बनाना हो तो सूची के बारे में हम सिंपल से क्या कहेंगे कि पांडुलिपि पहला जो है पांडुलिपि, दूसरा जो है अभिलेख है उस सूची में, और तीसरा जो है पुरातत्व है, पुरातत्व। इसके माध्यम से जो है हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। सवाल नंबर 5 एक काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसने मैंने काफ़ी छोटे और बड़े लोगों को भी चर्चा करते हुए देखा है। अधिकांशतः मैंने बच्चों को उत्सुकतापूर्वक एक दूसरे से ये पूछते हुए सुना है कि आखिर भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, आखिर भारत का नाम जो है इंडिया कैसे पड़ा। चलिए इसको देखते हैं कि ये दो नाम जो है भारत को कहाँ से मिले, कैसे मिले। तो एक नदी है जो भारत से होकर बहती है और उस नदी का नाम है इंडस, जिसे संस्कृत में हम सिंधु नदी भी कहते हैं। इंडस रिवर जो है भारत में भी बहता है और पाकिस्तान से भी होकर ये बहता है। खैर, इंडस रिवर से ही आप देख सकते हैं, इंडस रिवर से ही इसका नाम जो है इंडिया निकला है। कैसे इंडिया हुआ, तो दरअसल यूनान और इराक से आने वाले या ईरान से आने वाले जो लोग थे, वो दरअसल में इंडस रिवर को बाद में क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। यानी कि इंडस रिवर के पूरब का जो इलाका है, ईस्ट का जो इलाका है, उसको इंडस रिवर के नाम पे ही क्या कर दिया, इंडिया शायद कर दिया होगा। इसी वजह से ऐसा सामान्यतः ऐसा ही माना जाता है कि उनके द्वारा ही इंडस रिवर के नाम पर, यानी कि इंडस रिवर के पूर्व का जो इलाका है उसको इंडिया कहा जाने लगा। अब दूसरा सवाल है यह है कि भारत को भारत क्यों कहा जाने लगा। तो अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ऋग्वेद का नाम सुने होंगे। ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम वेदों में से या प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। उसमें जो है एक चर्चा मिलता है कि भारत के उत्तर पश्चिम के इलाके में एक कबीला रहता था। कहाँ, तो भारत के किस इलाके में, तो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में एक कबीला रहता था। क्या था, कबीला रहता था, और उस कबीला का नाम जो था भरत था।
उस कबीला का नाम भरत था। तो उस कबीला के जो लोग कहलाते थे भरत कहलाते थे, या उनके जो राजा होता था, उनका जो मुखिया होता था, उसका नाम जो है भरत था, या हम कह सकते हैं कि वो भरत कुल के लोग थे। उसी के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा, जो ऋग्वेद में ये चर्चा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अब तक जो है हम 5 सवाल जो है सॉल्व कर चुके हैं। आप भी देख रहे होंगे कि इसमें से मैक्सिमम सवाल जो है ऐसा है जो समझने वाला है, जिसको आज तक आप याद करते होंगे। आपको लगता होगा कि हिस्ट्री जो है याद करने वाला बोरिंग चीज़ है, बहुत सारे डेट याद करने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री ही क्यों, दुनिया का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ रट कर याद करके पढ़ा जाए। इस दुनिया का लगभग विषय ऐसा है जिसको समझा जा सकता है, बुझा जा सकता है। यदि आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहला एक काम कीजिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब जो है हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल दिए हैं। ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्माण किस विधि से करते हैं? किस विधि से करते हैं? सवाल क्या कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य है या कोई पौधा है या कोई पशु है, वो कितना पुराना है, अगर उसका कोई डेड बॉडी मिलता है या पेड़ पौधे का कोई अवशेष मिलता है किसी भी तरीके से, तो आखिर वो कितना पुराना है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि पता चलता है कि जो है किसी जानवर का या डायनासोर का जो है अवशेष मिला है जो कई करोड़ साल पहले का है। इस तरह की चीज़ें हम अक्सर सुनते हैं कि इतने करोड़ साल पहले। तो कैसे पता चलता है कि ये जो अवशेष है, उसका जो हड्डी है उस जानवर का, लगभग करोड़ साल पहले वो मरा हुआ है? तो उसमें जो है एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसे हम कार्बन 14 पद्धति कहते हैं, उसके माध्यम से हम उसको पता करते हैं। तो इसका ऑप्शन ये होगा। दूसरा है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन से पर्वत अलग करती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक जो है हिमालय पर्वत, दूसरा जो विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आप कहीं से भी भारत के मैप को लीजिए और देखिए उसमें कि हिमालय कहाँ है। तो हिमालय जो है भारत के एकदम से उत्तरी भाग में है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट में, यानी उत्तर में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नाम से ही पता चलता है कि एक पूरब में है और दूसरा पश्चिम में है। विंध्य पर्वत को अगर आप देखेंगे तो भारत के एकदम जो है बीचों बीच जो है दिखेगा, यानी कि भारत के मध्य में है। और विंध्य पर्वत क्या करता है, उत्तर भाग को यानी कि उत्तरी भारत बांट देता है, और उसके नीचे का यानी कि साउथ का इलाका जो होता है वो दक्षिण भारत कहलाता है। तो इसमें जो है हमारा उत्तर क्या होगा? 2 होगा, ऑप्शन 2। तीसरा जो है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण जो है हमको जो है कोल्डिहुआ से मिला है। और कोल्डिहुआ कहाँ है? तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे ये भी पूछे कि चावल का प्रमाण किन क्षेत्रों से मिला है, तो आप कहिए कि विंध्य पर्वत के उत्तर के इलाके में सबसे पहले चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। और कहाँ? तो कोल्डिहुआ में जो है सबसे पहले चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं।